Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss about different types of way by which we can create a data frame in Python Pandas. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि अभी तक हम सीरीज़ कवर कर चुके हैं पाइथन पांडास में। एक्चुअली जब हम पाइथन पांडास की बात करते हैं तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पांडास एक लाइब्रेरी है, और सीरीज़ और डेटा फ्रेम इसमें डिफरेंट टू टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। सीरीज़ जहाँ वन डायमेंशनल है वहीं आपका डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है। इट मीन सीरीज़ में सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है, जबकि डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। तो सीरीज़ में हमने देखा कि किस तरीके से हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, सीरीज़ में लेवल डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीरीज़ के एलिमेंट को डिफरेंट टू सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इवन। ठीक है, इसके साथ हमने समझा कि हेड एंड टेल फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, टॉप 5 वैल्यूज़ या बॉटम 5 वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं। बाकी आप हेड एंड टेल फंक्शन में पैरामीटर वैल्यू चेंज करके भी ये आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, ये अब तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ में अब कुछ और नहीं है, कुछ और फंक्शन है। जैसे सीरीज़ में हम आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, री इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शंस अभी डेटा फ्रेम में भी यूज़ किए जाते हैं। तो बजाय इस बात के कि पहले मैं इसे सीरीज़ में समझाऊं फिर आपको डेटा फ्रेम में, तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम डेटा फ्रेम क्रिएशन सीख लेते हैं। एक बार डेटा फ्रेम क्रिएशन हो गया कंप्लीट, तो वो जो फंक्शन है जो सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों में कॉमन है, जैसे शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू है या री इंडेक्स फंक्शन है जिसके थ्रू हम री इंडेक्स करते हैं लेवल को, तो ये हम एक साथ अप्लाई करके देखेंगे, पहले सीरीज़ में फिर डेटा फ्रेम में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा आप भी जानते हैं, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है तो आना भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा फ्रेम क्रिएशन, और उसके लिए सबसे पहले मैं आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके कुछ प्रोग्राम कराते हैं हम आपको। देखिए, जिस तरीके से सीरीज़ आपका लिस्ट के थ्रू, टपल के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू बनती है, उसी तरीके से आपका डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो सकता है। डेटा फ्रेम और सीरीज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि सीरीज़ जहाँ वन डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम वहाँ टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो जनरली तो होता ही है कि जब भी कभी हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। उसकी एक वजह है, चाहे वो सीरीज़ हो या चाहे डेटा फ्रेम हो, डिक्शनरी का यूज़ करके सीरीज़ या डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जाता है। और वो रीज़न ये है कि जब हम डिक्शनरी का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो डिक्शनरी की जो की है वो डेटा फ्रेम में आपका कॉलम का काम करती है, ठीक है। सीरीज़ में वही आपका लेवल का काम करती है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीरीज़ क्रिएशन में, आज हम डेटा फ्रेम क्रिएशन में देखेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ एग्जाम में नहीं दे रखा, सीरीज़ क्रिएशन का क्वेश्चन नहीं आएगा सीरीज़, क्योंकि वैसे भी एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, दूसरी बात यह है कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपका सिर्फ आउटपुट पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन फिर वहाँ डिक्शनरी से ज़रूर बनता है, जिसमें हो सकता है कि एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कहा जाए आपसे और डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हों आपको, या फिर आउटपुट दे रखा हो और कोड आपसे पूछा जाए, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम नंबर 4 है। प्रोग्राम है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी विच कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें ये करना है कि आपको पाइथन प्रोग्राम में एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है डिक्शनरी की हेल्प से, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको, ठीक है, देने हैं। डिक्शनरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे दे रखी है, 5 डिफरेंट स्टूडेंट हैं, उनके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनके आपको मार्क्स शो करने हैं। तो एक स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल, तो स्टूडेंट्स की मार्क्स की डिटेल लिखनी है इसमें। नेम है आपके दीपाली, कौशल, विकल्प, वैभव, विशाल, और देखिए 0 1 2 3 4 नंबरिंग दे रखी है, लेवल है। तो हम ये जानते हैं जैसे सीरीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका डेटा फ्रेम में भी ये आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन
बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर डिफरेंस यही है कि सीरीज़ में जहाँ सिर्फ एक कॉलम होगा, डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम होंगे, और जो यहाँ है भी, एक मैथ है, एक साइंस है, एक एसएससी है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और ये मार्क्स दे रखे हैं। अब हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो आई थिंक अभी आप समझ चुके होंगे हमें क्या करना है। ठीक है, ये डेटा फ्रेम के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि अगर सीरीज़ के थ्रू हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो पहली बात तो ये कि सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, या तो नेम का आएगा, या फिर मैथ का, या साइंस का, फिर एसएससी का, हिंदी का, या इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन हमें कम एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, हमें डेटा फ्रेम चाहिए, तो ये तो डेटा फ्रेम के ही थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मोर देन वन कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन कॉलम होते हैं। तो इसमें आप कॉलम देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट और एक नेम का, तो टोटल 6 कॉलम हो गए, और इसमें 5 रो हो गई। तो ये आपका डेटा फ्रेम है। अभी आई थिंक आपको डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर भी थोड़ा सा डाउट है तो जाके एक बार बुक में सिंटेक्स रेफर कर लीजिएगा, इसका डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। आई होप कि क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ क्लास में फिर पूछिएगा। तो क्या करना है आपको इसमें, आपको करना ही है कि अभी आपको सिर्फ एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम ही किसकी हेल्प से क्रिएट करना है? डेटा फ्रेम ही हेल्प से क्रिएट करना है आपको डिक्शनरी की। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में बता दूं। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन में। डेटा टाइप का मतलब होता है आपका दैट कंटेन द टाइप ऑफ द दैट मेंशन द टाइप ऑफ द डेटा। जो डेटा का टाइप मेंशन करते हैं, बताते हैं आपको कि डेटा का टाइप क्या है। डेटा में भी इंटीजर, डेटा में भी स्ट्रिंग, डेटा में भी फ्लोट वैल्यू, और डेटा में भी एनी सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और अ डिक्शनरी। इसमें जो डिक्शनरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो ये कि डिक्शनरी एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को मैनेज किया जा सकता है, और एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। जब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड डेटा टाइप की, इट मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं उसको हम की वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यानी सभी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो की के साथ अटैच होती हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे उसकी की पता होनी चाहिए। की के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब ये है कि वैल्यूज़ का कोई ऑर्डर नहीं है, वैल्यूज़ कीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई की जाती हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये इसके अंदर कि हम रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, सीरीज़ के एलिमेंट्स और कीज़ को। और जब हम एक की और सीरीज की डिक्शनरी के किसी की और वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले की लिखेंगे, फिर कॉलन का साइन लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, की लिखेंगे, फिर कॉलन का साइन, एंड देन फिर वैल्यू। ये आप जानते हो, पढ़ चुके हो, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। एक बार डिक्शनरी का डाउट है ना तो थोड़ा सा 11th की बुक में डिक्शनरी का टॉपिक दे रखा है, पढ़ लीजिएगा उसको। यहाँ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो इसको। तो बात ये थी कि की और वैल्यूज़ को कॉलन के साइन के साथ सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक बार आपने एक की और वैल्यू का पेयर मेंशन कर दिया तो उसके बाद आपको कॉमा लगा के दूसरा सेपरेट करना है। क्लियर? इस तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक पहले एक डिक्शनरी बनानी होगी। डिक्शनरी में ये एलिमेंट डिफाइन करने होंगे जो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। और देखिए, जब क्वेश्चन आता है ना इस तरीके का, तो आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा दे रखा है एग्जैक्ट वैसा ही बनाना है। और एक बार डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी तो डिक्शनरी को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। ये कोड देख सकते हैं इसका। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करेंगे। जब तक आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको लिखना है इंपोर्ट पांडास एस पी डी। तो पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। ठीक है, आपको इसको नेम देना है, तो आपने लिखा एज पी डी। ठीक, तो होगा क्या, होगा ये कि पांडास को जहाँ कहीं भी आपको यूज़ करना होगा, पांडास ना लिखे वहाँ पी डी लिखेंगे। ठीक है, और उसको अगर किसी फंक्शन को एक्सेस करना है तो पी डी डॉट फंक्शन नेम लिखेंगे। तो ये लाइन थी फर्स्ट, इंपोर्ट पांडास एज पी डी। सेकेंड लाइन में हमको डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो डिक्शनरी का एक नेम ले लेंगे। मैंने यहाँ पर डिक्शनरी का नेम लिया है एस टी यू मार्क्स। ठीक है, और जैसा हम जानते हैं कि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो यहाँ रिप्रेजेंट किया भी गया है, आप देख सकते हैं।
एक नेम, अच्छा पहला अगर हम फर्स्ट की वैल्यू की बात करें तो की हो जाएगी नेम, और वैल्यू यहाँ पर एक से ज़्यादा है, सिंगल वैल्यू तो है नहीं। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे कि वैल्यू इसको लिस्ट की फॉर्म में पास करेंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर कॉलम की, और कॉलम का नेम क्या है, नेम, उसकी ये सभी वैल्यू बन जाए। तो हम लिखेंगे नेम, नेम हो जाएगा यहाँ पर की, कॉलन, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक लिस्ट की फॉर्म में पास करेंगे ताकि वो उस कॉलम में वैल्यू शो हो। तो नेम जितने जो भी थे, दीपाली, कौशल, विकल्प, वैभव, विशाल, ये कॉलम की फॉर्म में शो होंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बात और थी यहाँ पर, और वो ये है कि कि ये जो कीज़ होती हैं ये हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए आपका। डिक्शनरी में जब आप की को डिफाइन करें तो इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए। वैल्यू इम्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी हो सकती है, लेकिन कीज़ ऑलवेज इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो इसके बाद जब आपने एक की वैल्यू को, पेयर को डिफाइन कर दिया, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे और सेकंड को लिखेंगे। सेकंड में की हो जाएगी मैथ, वैल्यू हो जाएंगी 85, 93, 90, 93, 94। की हो जाएगी फिर SC, वैल्यूज़ हो जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में हम पास करेंगे तो 87, 85, 90, 92, 91, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, ठीक है। फिर इसी तरीके से SSC को पास करेंगे। SSC एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ओके। तो SSC फिर कॉलन, उसकी वैल्यूज़ 91, 90, 88, 91, 93, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी वैल्यू एक कॉलम की फॉर्म में आए डेटा फ्रेम में। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लास्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश की, इंग्लिश को की बनाएंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, कॉलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में डिफरेंट वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम उस इंग्लिश वाले कॉलम में शो करना चाहते हैं, दैट आर 94, 91, 83, 94, 96। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है कि अब हम यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अब डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो पहले एक डेटा फ्रेम का नेम ले लेते हैं। डेटा फ्रेम का नेम लेते समय आप जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। वो रूल्स क्या क्या हैं आपको पता ही होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आप कैरेक्टर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं करना आपको आइडेंटिफायर का नेम, वेरिएबल का नेम, क्लियर। नेम में स्पेस भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ अंडरस्कोर आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। लेंथ कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम लिया DF मार्क्स, ठीक है। तो ये किसका नेम है, ये है डेटा फ्रेम का जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, ये हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन का नेम पता होना चाहिए, लाइब्रेरी तो हमको पता है, लाइब्रेरी तो पांडास है। फंक्शन का नेम डेटा फ्रेम ही है। जैसे सीरीज़ क्रिएट करने के लिए नेम सीरीज़ था, उसी तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए नेम डेटा फ्रेम है, फंक्शन का नेम डेटा फ्रेम है। पर याद ये रखिएगा डेटा फ्रेम में D और फ्रेम का F कैपिटल बनता है जब कभी भी आप डेटा फ्रेम एज ए फंक्शन यूज़ करोगे, अदरवाइज एरर शो करेगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ प्रोग्राम बनाते समय मिस्टेक हो जाती है, अक्सर ये देखा गया है। अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन होगा और उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करने होंगे, और वो क्या है, पहला तो वो डेटा, रॉ डेटा जिसको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, वो इस केस में क्या है, वो इस केस में है आपका, सॉरी, वो रॉ डेटा जिसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है वो एक डिक्शनरी है। तो उस डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, उस डिक्शनरी का नेम क्या है, SC_marks। और यहीं पर मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर दूँ तो भी आपका ये डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आप कॉलम का नेम लेना चाहें तो कॉलम्स का नेम दे सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि कॉलम तो हम जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो कॉलम का काम करती हैं, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था आपको। डिक्शनरी से जब हम डिक्शनरी को जो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं डेटा फ्रेम में वो कॉलम बन जाते हैं आपके। तो जब कॉलम बन ही जाते हैं तो कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके हमको अलग से डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो आंसर इसका ये है कि देखिए, कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके पहली बात तो ये कि आप ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं।
अगर आप कॉलम पैरामीटर का यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप नेम लिख रहे हो, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर एसएससी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, तो जब कभी भी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा तो उसका ऑर्डर यही रहेगा। लेकिन अगर आपने ये कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया और डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट किया, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं कि की डेटा फ्रेम में कॉलम नेम का काम करेंगी। लेकिन जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, मे बी पॉसिबल कि आपको हर बार अलग ऑर्डर दिखाई दे कॉलम्स का, कोई कॉलम पहले आएगा, कोई कॉलम बाद में। उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि जैसे मैंने बताया कि डेटा फ्रेम एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, ठीक है। वो कीज के थ्रू वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका अपना कोई सीक्वेंस नहीं होता वैल्यूज़ का। तो इसमें फिर ये ध्यान रखिएगा कि चूँकि कीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा है, तो की अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, होता है अक्सर ऐसा। तो उस केस में उसको ऑर्डर को फिक्स करने के लिए आप कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ कीजिए। और कॉलम्स पैरामीटर के यूज़ करने के बाद डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ थी, कीज़ कौन सी थी इसमें, कीज़ थी आपकी नेम, मैथ, एसएससी, हिंदी, इंग्लिश, इनको डिफ़ाइन कर दीजिए। याद ये रखिएगा, इसमें डिफ़ाइन हमें सिर्फ वही कीज़ को करना है जो डिक्शनरी में दे रखी हैं। अगर हमने कोई ऐसी की डिफ़ाइन कर दी जो डिक्शनरी में, अगर यहाँ हमने कॉलम्स में कोई ऐसी की डिफ़ाइन कर दी जो कि है ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर उस कॉलम में वैल्यू एन ए एन शो होगा। अब एन ए एन क्या होता है, एन ए एन होता है नॉट ए नंबर, इसका मतलब नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ। और हमें सभी चीज़ को कॉलम्स इक्वल टू करके मेंशन नहीं किया, तो फिर होगा ये कि जिसको मेंशन करेंगे उसके रिगार्डिंग तो डेटा शो होगा, जिसको मेंशन नहीं करेंगे उसके रिगार्डिंग डेटा शो नहीं होगा। तो जहाँ तक इस केस की बात है, तो डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम एस टी यू मार्क्स कॉमा कॉलम्स, तो हमने कॉलम्स को डिफाइन कर दिया यहाँ पे इक्वल टू नेम, मैथ, एससी, हिंदी, इंग्लिश। तो इससे होगा क्या कि इसी ऑर्डर में कॉलम के नेम आएंगे और इनका डेटा डिक्शनरी से जो भी होगा वो शो होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट सपोज कंप्यूटर ऐड कर दूँ यहाँ पर इंग्लिश के बाद, चूँकि कंप्यूटर नाम की कोई की नहीं है, तो कंप्यूटर में हमेशा एन ए एन दिखाएगा। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा आई थिंक फिर, और कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश लिखूँगा नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा, लेकिन डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स आएंगे वो नेम, मैथ, एससी और हिंदी आएंगे, इंग्लिश का कोई कॉलम नहीं आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए, एक और पैरामीटर होता है इंडेक्स। तो आप लेवल चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ का, तो इंडेक्स को यूज़ कर लीजिए चाहे तो आप, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, और नहीं यूज़ करेंगे तो नंबरिंग 0 1 2 3 4 से जैसे आती है उसी तरीके से शो होंगे, लेवल उसी तरीके से शो होगा, मेंशन होगा। अब फाइनली हमको क्या काम करना है, फाइनली हमको ये करना है कि हमको डेटा फ्रेम को प्रिंट कराना है। तो जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो पहले एक मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स डिटेल, और फिर लिखेंगे प्रिंट डी एफ मार्क्स। तो डी एफ मार्क्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी एफ मार्क्स डेटा फ्रेम का नेम है, तो डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो जाएगा। मैसेज, उससे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, फिर डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको एक बार, तो पता चलेगा आपका आउटपुट क्या आएगा। चलिए, तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा जैसा आप देख रहे हैं। पहले जो कीज़ हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम का काम करेंगी, कॉलम नेम का काम करेंगी। तो ये नेम है पहले, फिर मैथ है, फिर एससी है, फिर एसएससी है, फिर हिंदी, इंग्लिश है। तो इस ऑर्डर में आएंगे, और इस ऑर्डर में इसलिए आएंगे क्योंकि आपने कॉलम पैरामीटर का यूज़ किया है, कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ किया है। पैरामीटर का नाम है कॉलम, COLUMNS, ठीक। दूसरी बात है कि अगर हम यूज़ नहीं करते तो क्या होता, क्या डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं होता? डेटा फ्रेम उस केस में भी क्रिएट होता, लेकिन कॉलम्स आपके आते भी तो उनका ऑर्डर ये नहीं होता, ऑर्डर कुछ और हो सकता था। पहले हो सकता मैथ आता, फिर नेम उसके बाद में आता, कुछ भी ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ किया। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कभी भी डेटा फ्रेम से हम जब कभी हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी की हेल्प से, तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं डेटा फ्रेम का कॉलम्स का काम करती हैं, और उनको ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम हमेशा कॉलम पैरामीटर का यूज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी का की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ है उसका कॉलम शो ना हो डेटा फ्रेम में, तो हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे, तो शो नहीं होगा। ऐसा नहीं एरर आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे
मतलब कि अगर आपने डिक्शनरी क्रिएट की है और आप ये चाहते हैं कि उस डिक्शनरी में सभी कीज़ के रेस्पेक्ट में जो डेटा है वो डेटा फ्रेम में क्रिएट ना हो, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ भी। आप सिर्फ वही मेंशन कीजिए जिसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, वही उन्हीं कीज़ को मेंशन कीजिए कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करते हुए। अदरवाइज़ तो अगर यूज़ नहीं करेंगे तो डेटा शो नहीं होगा। इसमें चूँकि मैंने सभी नेम, मैथ, साइंस, एसएससी, हिंदी, इंग्लिश सभी को यूज़ किया था, तो सभी यहाँ पर शो भी हो रहा है। इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके हम लेवल चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं हुआ लेकिन इस केस में, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लेवल तो 0 1 2 3 इसी तरीके से होता है, तो वो दिखाई भी दे रहा है आपको। अदरवाइज इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर कहा जाता है तो चेंज कीजिए, नहीं कहा जाता है तो मत चेंज कीजिए। और करना चाहे तो फिर आपको इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। कमेंट नोट करके एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि ये कमेंट की फॉर्म में एक लिख दीजिएगा कि ये हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एक प्रोग्राम हमारा। एक और प्रोग्राम देखते हैं। आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा, अभी अगर आपको ये सब फर्स्ट प्रोग्राम अभी जो मैंने बताया था प्रोग्राम नंबर 4 वो समझ में आ चुका है तो ये प्रोग्राम समझ में आएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो ये भी समझ में नहीं आएगा। मैं बता इसलिए रहा हूँ ये बात आपको कि अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, प्रोग्राम को रन करा के देख लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए कि किस तरीके से डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग उसी की तरह है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी सेल्स which scores a quarter-wise sales as a inter-dictionary for 2 years as shown below. Sales YR1 कॉलन। अब देखिए यहाँ पर एक हमसे कहा गया कि डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए। एक तो हमारा काम आसान कर दिया गया, थोड़ा सा मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि डिक्शनरी हमको ऑलरेडी दे रखी है। बजाय इस बात के कि हमको एक बता रखा होता कि ये डेटा आपको लेना है, डिक्शनरी की फॉर्म में ही डेटा दे रखा है। तो डिक्शनरी की फॉर्म में एक डेटा दे रखा है तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि जब डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा दे रखा है तो हमको डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्रिएट करना हम जानते ही हैं, ठीक है। तो वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए काम आसान हो गया। मुश्किल पार्ट इसका ये है कि जब आप इस डिक्शनरी को देखेंगे तो आपको लगेगा तो ऐसा कि ये लास्ट में जैसा किया था सब कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको एक चीज़, एक बात नोटिस कीजिए इसमें कि कीज़ तो दे रखी हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वैल्यूज़ एक से ज़्यादा है, और वैल्यूज़ भी हैं वो भी डिक्शनरी के अंदर दे रखी हैं, वो लिस्ट नहीं है पिछली बार की तरह। तो हमने जो वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया है वो लिस्ट की फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं करके डिक्शनरी की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है। तो एक बात तो ये, अब जब डिक्शनरी की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है तो फिर एक बात ये आती है कि डिक्शनरी में तो जो कीज़ होती हैं, और डिक्शनरी में तो हमेशा की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब आपके पास 2 डिक्शनरी है, एक आउटर और एक इनर। इनर डिक्शनरीज का जो यूज़ किया गया है वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इस तरीके से जब हम किसी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो भी डिक्शनरी की फॉर्म में होंगे। तो जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो फिर आपका कीज़ किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी डेटा फ्रेम में, ये मैटर करता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। जो मेन डिक्शनरी है, जो आउटर डिक्शनरी है, उसकी कीज़ तो एज़ यूजुअल कॉलम नेम का काम करेंगी, पहले भी कर रही थी अभी भी करेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। पिछली बार पिछले केस में हमने क्या देखा था, हमने देखा ये था कि वहाँ पर आपको एलिमेंट्स लिस्ट की फॉर्म में दे रखे थे, जो इस केस में लिस्ट की फॉर्म में न देखे डिक्शनरी की फॉर्म में दे रखे हैं। और डिक्शनरी की फॉर्म में दे रखे हैं तो डिफरेंट डिक्शनरी में डिफरेंट पेयर होते हैं, पेयर में एक की आती है, एक वैल्यू आती है। तो जैसे लिखा हुआ Q1 34,000, Q2 56,000, Q3 85,000, ठीक है। ये YR1 के रेस्पेक्ट में है डिक्शनरी की फॉर्म में। YR2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, आउटर डिक्शनरी की है YR2, और इनर डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं Q1 44,000, Q2 66,000, Q3 55,000। उसके बाद इसको डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया गया है, ठीक है। PD डेटा फ्रेम सेल्स प्रिंट नहीं कराया गया, पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया उसके बाद प्रिंट कराया गया। तो पहले हम डेटा फ्रेम
क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डेटा फ्रेम का एक नेम देना होगा। डेटा फ्रेम का नेम दे दिया मैंने DF। डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे PD.DataFrame और पैरेंथेसिस के अंदर डिक्शनरी का नेम, जो इस केस में सेल्स है। तो क्या होगा, ये सेल्स डिक्शनरी आपके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट डेटा फ्रेम इज़, तो मैसेज प्रिंट होगा। और उसके बाद एक डेटा फ्रेम को प्रिंट कराने के लिए मैसेज देंगे, तो प्रिंट DF लिख दिया। ठीक है, तो पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि जब हम ऐसा करेंगे तो इनर डिक्शनरीज की कीज़ का क्या होगा और आउटर डिक्शनरी की कीज़ का क्या होगा। तो आउटर डिक्शनरी की कीज़ का तुमको मालूम है, और वो क्या मालूम है हमको, वो हमको ये मालूम है कि आउटर डिक्शनरी की जो कीज़ हैं, जो मेन डिक्शनरी है आपकी, वो कॉलम्स का काम करेंगी। इनर डिक्शनरी की जो कीज़ है, अब इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। इनर डिक्शनरी की जो कीज़ हैं, ठीक है, वो लेबल का काम करेंगी। ठीक है, तो रो का रिप्रेजेंटेशन होगा इनर डिक्शनरी के थ्रू, इनर डिक्शनरी की कीज़ के थ्रू, और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन होगा आउटर डिक्शनरी के कीज़ के थ्रू। ठीक, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि जो इनर डिक्शनरी होगी, आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट डिफाइन किए हैं, तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि कीज़ सेम हो। अगर सेम नहीं है तो और वहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं कुछ एरर आएगी, एरर नहीं आएगी, वहाँ पर फिर NaN शो होगा। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो अभी जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग जो जो कॉलम है उनके नेम होने चाहिए yr1 yr2, और जो लेबल के नेम होने चाहिए, लेवल इंडेक्स, तो वो रिप्रेजेंट होगा Q1 Q2 और Q3 के थ्रू, और इसके रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट होगी। चलिए आउटपुट देखते हैं और समझते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, सबसे पहले मैसेज प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और क्या है, डेटा फ्रेम इज़। ठीक है, उसके बाद yr1 yr2 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉलम, जैसे मैंने बताया था, और Q1 Q2 Q3 ये कीज़ थी इनर डिक्शनरी की, तो ये लेबल का काम करेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यूज़ होगी वो शो होगी। अगर कोई हम की ऐसी ले लेते हैं इनर डिक्शनरी में जो, या आउटर डिक्शनरी में जो एग्जिस्ट, जो आपका, मान लीजिए पहले इनर डिक्शनरी की बात करते हैं। फर्स्ट में आपने लिया था Q1 Q2 Q3, और सेकंड में ले लिया आपने Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q4 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू शो होगी वो NaN से शो होगी। सेम आपका आउटर डिक्शनरी पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि अगर, वैसे तो आप कुछ भी कीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर की डिक्शनरी का पार्ट नहीं है और आप अलग से उसे मेंशन कर रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में डेटा फाइंड आउट नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तो रिप्रेजेंटेशन NaN के थ्रू होता है। नीचे लास्ट में मैसेज लिखा था 3 रोज इंटू 2 कॉलम्स, ये बताता है कि इसमें कितने डेटा फ्रेम में कितने रो और कितने कॉलम है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, जो आज स्टूडेंट हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये दोनों प्रोग्राम आप एक बार एग्जीक्यूट करके ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, लिस्ट की हेल्प से बहुत आसान है, और जो अलग अदर मेथड्स हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के, बहुत आसान है। लेकिन डिक्शनरी की मैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी जो एग्ज़ाम में अगर आएगा, और जहाँ आप फंस सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हो आपको, तभी आ सकती है जब डेटा फ्रेम की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो आज दोनों प्रोग्राम थे, ये प्रोग्राम डेटा फ्रेम से डिक्शनरी कैसे, सॉरी, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है उसके लिए बताए गए थे आपको। तो एग्जीक्यूट करके देख लेंगे तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम, अब चूँकि आप डिक्शनरी क्रिएट करना सीख चुके हैं, तो इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। वैल्यू शॉर्ट की जा सकती है और रीइंडेक्स किया जा सकता है सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों में, क्योंकि अब आप सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों ही क्रिएट करना सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक है, और एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है अब आपका, और टॉपिक अगर आप देखेंगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलने जा रहा है। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा होता तो चांसेस फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आने ना आने के कम हो जाते हैं, लेकिन चूँकि आपसे अब पूछा जाएगा 25 मार्क्स में पाइथन आउट ऑफ 35,
तो उसमें आप ये मान के चलिए कि सभी, पहली बात तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि से एमसीक्यू नहीं बना है। ठीक है, तो फंक्शन से तो डेफिनेटली आने ही आने एग्ज़ाम, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। और एक बार ये कंप्लीट हो जाता है पाइथन पांडास डेटा फ्रेम, तो हम आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस होंगे, कुछ 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, तो करते रहिए साथ साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।